नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव के सेशन में, जिस पर हम लोग संविधान की अमृत कथा का वाचन कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, बहुत सारे महत्वपूर्ण भागों की चर्चा की है। और शुरू का जो एक हमारा सेशन है उसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी सेशन रखते हैं 5 मिनट का, जिसमें जितने लोग हैं हम सभी का स्वागत करते हैं जुड़ने के लिए। तो हमारे बीच इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्वान साथी जुड़ना आरंभ हो गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और एक एक करके सभी के नाम आपके सामने रखता हूं ताकि आप सभी लोग एक दूसरे से परिचित हो जाए। और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। संजय लिल्हारे जी हैं हमारे बीच, श्रीकांत सिंह लोधी, श्याम राजपूत, सुनील राजपूत, अमर सिंह लोधी, नारायण पटेल जी, पुष्पेंद्र राजपूत अटगांव से, कृष्णा सिंह लोधी, एडवोकेट मुकेश लोधी करमरा, नरेश बाबू लोधी, रामकिशन राजपूत, हरिमोहन राजपूत जी, डॉक्टर मोनू राजपूत, सत्यपाल सिंह राजपूत, भगवान चरण राजपूत जी हमारे बीच खंडाला महाराष्ट्र से। सुप्रभात, आप सभी लोगों का स्वागत है। शैलेंद्र सिंह जी नोएडा से हमारे बीच, सचिन राजपूत, शिवशंकर राजपूत लखनऊ से हमारे बीच में हैं। लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी हमारे बीच में हैं। दिनेश श्वेता सिंह, दिनेश जी हमारे बीच में हैं, स्वागत है दिनेश जी। कल्पना कौशल हमारे बीच में इंदौर से, राहुल नागपुरे, नीरज राजपूत, वीरेंद्र राजपूत, नरेंद्र लोधी जी राठ हमीरपुर से हमारे बीच में, कुंवर अखिलेश सिंह राजपूत सौरिक कन्नौज से हमारे बीच में हैं। यशपाल सिंह राजपूत आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। जितेंद्र लोधी हमारे बीच में टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। राजा यशवंत जी हमारे बीच दिल्ली से हैं। प्रेम नारायण जी, RBS लोधी जी भिंड से हमारे बीच में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सिंह राजपूत हैं। ओम प्रकाश सिंगरौल जी हमारे बीच में हैं। अजीत लोधी, यश प्रताप सिंह, चंद्र प्रकाश जी अलीगढ़ से, ठाकुर बलदाऊ लोधी मैनथरा कोई जगह है वहाँ से हमारे बीच में है। प्रेम नारायण जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारी जो संख्या रहती है इस सेशन में लगभग 50 के आसपास लोग रहते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि 40 के आसपास हमारी संख्या पहुँच चुकी है और जल्दी ही बाकी लोग जुड़ जाएंगे। इस बीच में अशोक लोधी जी हैं हमारे बीच, तिरवा कन्नौज से। शिवम राजपूत हैं, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, वेरी गुड मॉर्निंग शिवम। वीरेंद्र राजपूत जी बदायूं से हमारे बीच में हैं। तो पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की संविधान की अमृत कथा का वाचन हम लोग करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है भारत का उपराष्ट्रपति। कल हमने राष्ट्रपति की बात की थी और राष्ट्रपति के संबंध में सभी जितने प्रावधान हैं उनकी चर्चा की थी। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के विषय में बात करेंगे। और जैसा कि हमारे सेशन में रहता है, हमेशा किसी एक विचारक का विचार हम लोग सबसे पहले रखते हैं और उसके बाद हम संविधान के अपने मूल विषय पर आते हैं। कुंवर राजीव लोधी हैं हमारे बीच में, और लोधी गजेंद्र राजपूत, जय कुमार लोधी, ये 3 लोग अभी अभी जुड़े हैं चर्चा में। इन सभी का भी स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम लोग एक विचार रखेंगे। और एक आज का जो विचार है, एक पुराने समय के कवि हैं उनका विचार हम लेके आए हैं। इस बीच हरिओम लोधी एटा महाराणा से और धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हमारे बीच विशाखापट्टनम से जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है धर्मेंद्र जी। सुमित राजपूत, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमर सिंह लोधी। अनूप कुमार वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग अनूप। तो चलिए, हमारा जो लाइव सेशन देखने वाले जो हमारे साथीगण हैं वो सभी जुड़ चुके हैं चर्चा में। और अब हम लोग अपना सेशन आरंभ करते हैं। रजनेश लोधी राजपूत
फर्रुखाबाद से भी हमारे बीच में हैं, और नरेंद्र वर्मा शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से। तो आज का जो विचार है वो 13वीं शताब्दी के एक बहुत विख्यात कवि रहे हैं, 13th सेंचुरी, 1207 में इनका जन्म हुआ था, रूमी। जिन लोगों को साहित्य में रुचि होगी या जो लोग इतिहास में रुचि रखते होंगे उन्होंने रूमी का नाम सुना होगा। रूमी बेसिकली सूफी परंपरा के कवि थे और 13वीं शताब्दी में उन्होंने बहुत बड़े साहित्य का सृजन किया। अलीगढ़ से नरेश जी और RAS नरवरिया जी आगरा से हमारे बीच में हैं। आप दोनों लोगों का भी इस पर चर्चा में स्वागत है। अनीश कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। इंजीनियर भुवनेश सिंह लोधी, गुड मॉर्निंग भुवनेश। मनोज वर्मा जी। तो हमारी जो लाइव सेशन में 50+ जो लोग रहते हैं वो हमारी सदस्य संख्या पहुंच चुकी है। सुनील लोधी जी भी हमारे बीच में हैं लक्ष्य बाधा से, और रेखा राजपूत, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है और अब हम विधिवत रूप से अपनी परिचर्चा को आरंभ करते हैं। और आज हमने एक विचार लिया है रूमी का। रूमी जो है बेसिकली रूमी का जन्म बल्ख एक स्थान पड़ता है अफगानिस्तान में, वहाँ पर हुआ था। और मध्यकाल के वो बहुत बड़े कवि हैं। अगर आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ मेडिवल वर्ल्ड, तो उसमें आप रूमी का नाम पाएंगे। रूमी, श्रीकांत लोधी, लोधी प्रवेश राज, महेंद्र लोधी, अनुराधा राजपूत, सतीश लोधी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आपका भी स्वागत है। तो आज का जो हमारा विचार है वो रूमी जो कवि हैं उन्हीं का विचार हमने लिया है, और अधिकांश लोगों ने ये विचार सुना होगा, आप सभी लोगों ने सुना होगा। हमारा प्रयास ये रहता है कि आप ये जान लें कि जिस विचार की हम लोग सोशल मीडिया पर या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हैं वो बेसिकली दिया किसने है। तो आप लोगों ने एक विचार सुना होगा कि यस्टरडे आई वाज क्लेवर। इंजीनियर प्रवीण राजपूत, गुड मॉर्निंग। महेंद्र एस लोधी जी, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने सुना होगा एक विचार जो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी लोगों ने सुना होगा। आज केवल मैं ये बताऊंगा वो विचार है किसका। यस्टरडे आई वाज क्लेवर, so I wanted to change the world, but today I am wise, so I am changing myself. कल मैं चालाक था इसलिए मैं दुनिया बदलना चाहता था। कल मैं चालाक था, क्लेवर था, इसलिए मैं दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान और समझदार हो गया हूँ, इसलिए अपने आप को बदल रहा हूँ। ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कवि रूमी की, और साहित्य के जानकार यदि चाहें तो रूमी को पढ़ें। रूमी, जैसा मैंने कहा, मध्यकाल के सबसे बड़े कवियों में से एक हैं। भारत में कवि परंपरा काफ़ी लेट आई है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में जो खास करके हिंदी कविता है, हिंदी कविता की शुरुआत 13वीं शताब्दी में आला खंडकाव्य और इनके माध्यम से हुई है, जगनिक इत्यादि के माध्यम से। तो भारत में पद्य साहित्य बहुत लेट आया है। इस बीच में लोधी देवेश राजपूत, लक्ष्य के स्वयंसेवक हमारे बीच में हैं, तिरवा कन्नौज से। इंजीनियर दिनेश राजपूत हैं, लक्ष्य राष्ट्रीय टेक्निकल टीम के आप सह प्रभारी हैं। हमारे बीच में गाजियाबाद से ओम प्रकाश राजपूत जी हैं कन्नौज से, और आप सभी लोगों का भी स्वागत है। तो जैसा कि हमने रूमी का आपको विचार रखा कि उन्होंने क्या कहा था, तो आप लोग अक्सर देखते होंगे। सर्वेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र सिंह भारती जी, आगरा बाहर से, आपका भी स्वागत है। तो जैसा कि हमने देखा होगा कि ये विचार हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि कल मैं चालाक था तो दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं समझदार हो गया हूं तो अपने आप को बदल रहा हूं। ये आप लोगों ने अक्सर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं ये विचार सुना होगा, लेकिन ये विचार ओरिजिनली 1207 में पैदा हुए कवि रूमी का है। रूमी पर्शियन और जो इस तरह की लैंग्वेजेस हैं उसमें लिखते थे, और आप लोगों को जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो लोग उनके विचारों को, उनकी कविताओं को वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमेशा जैसा कि मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँ, आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ा करिए। भंवर सिंह नरवरिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया भर के विचारकों को, दुनिया भर की सभ्यताओं को, दुनिया भर की चीज़ों को आप पढ़िए। ऐसा इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, हमारा सब कुछ अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं, एक दायरे में सीमित कर लेते हैं। और इसी को कहा जाता है कूपमंडूकता। कूपमंडूकता वो होती है कि जो चीज़ें अपने आप की चीज़ों को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, केवल उसी ज्ञान तक अपने आप को सीमित रखना। समझदार लोग वो होते हैं जो दुनिया भर की चीज़ों को जानें, उनको समझने का, पढ़ने का प्रयास करें। इंजीनियर दुष्यंत लोधी, गुड मॉर्निंग।
तो हम सब लोगों को पूरी दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए, और उससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। जैसा कभी आप लोगों ने कहा होगा कि जैसा अक्सर हम लोग चर्चाएं करते हैं, पौराणिक चीज़ों की चर्चाएं करते हैं, तो पौराणिक चीज़ों में आप देखते होंगे कि जो चीज़ें हम लोग भारत के बारे में जानते हैं या जो पौराणिक माध्यम से पढ़ते हैं, उनको पूरी दुनिया पर थोप देते हैं, और पूरी दुनिया को हम सृष्टि को मानते हैं कि सब यहीं से हुआ है। आप मुझे बताइए, अमेरिका में हमारे कौन से जो पौराणिक देवी देवता हैं उनकी पूजा होती है, या उन्होंने अमेरिका के लोगों को बनाया, या अफ्रीका के लोगों को बनाया, या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं है ना। तो हम लोगों को अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। दुनिया में अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। ऐसा नहीं है कि हम अपने यहाँ की चीज़ के आधार पर पूरी दुनिया को थोप दें। और यही सबसे बड़ी समस्या रही है ज्ञान के बारे में। जिसका ज्ञान जितना संकुचित होगा, जिसका ज्ञान जितना सीमित होगा, वो अपने विकास का मार्ग अवरुद्ध कर लेगा। अगर हम खुले दिमाग से, खुले दिल से सोचें तो सबकी अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यताएं रही हैं, और सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से विकास किया है, अपने अपने हिसाब से उन्होंने चीज़ों को माना है। सबकी अपनी अपनी सोचें हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ये कहाँ से आ गए? ये हम लोगों को अपना मस्तिष्क ओपन रखना चाहिए। उनकी अपनी मान्यताएं हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबका एक है। तो हम लोगों को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि साइंटिफिक तरीके पर हम लोग चलें, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल। अगर कोई विचार यूनिवर्सल है, कोई विचार सार्वभौमिक है, तो ही हम उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि सार्वजनिक चीज़ें सत्य के अधिक निकट होती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के एक छोटा सा विचार, मैं सुबह वॉक कर रहा था, मॉर्निंग वॉक, तो मैंने एक छोटा सा विचार आया मेरे मन में, तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ उपराष्ट्रपति पर अपनी चर्चा करने से पहले। विचार ये था कि अक्सर आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, और इवन जो सामाजिक संगठन, महासभाएं इत्यादि बन रखी हैं, उनमें भी आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति सिर्फ यह कहता है कि राजनीति से विकास होगा, राजनीति से विकास होगा। हर जगह आपको यही पोस्ट मिलेंगी। दो ही तरह की आपको पोस्ट मिलेंगी, दो ही तरह के विचार आपको मिलेंगे समाज में। ऐसा नहीं है कि शिक्षा के संबंध में विचार नहीं आते या अच्छे कार्यों के विचार नहीं आते, लेकिन दो तरह के विचारों का आप डोमिनेंस देखेंगे। और वो क्या विचार है? एक विचार पॉलिटिकली होगा। रोजाना आपको पॉलिटिकल पोस्टों की भरमार मिलेगी, अंधाधुंध, उनका कोई सर पैर है या नहीं है। जैसे मान लीजिए आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, तब भी आप पाएंगे कि लोग अपने राजनीतिक पोस्टें डाल करके मतलब एक तरीके से माहौल को ख़राब करते रहते हैं। एक और जो पोस्ट है वो आती है आपकी रिलीजियस पोस्ट, धार्मिक पोस्ट। हमने संविधान के अनुच्छेद में ये पढ़ा था कि धर्म अंतःकरण का मामला है। संविधान हमको मौलिक अधिकार में कहता है कि आपका अंतःकरण का मामला है। आप अपने अंतःकरण से कोई भी धर्म मानिए, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको लेकर के अनावश्यक जो चीज़ें डालते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर कहीं ना कहीं हम संविधान का पालन नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम सभ्य नागरिक नहीं हैं, कहीं ना हम एजुकेटेड नागरिक नहीं हैं। हमको अपनी चीज़ों को सीमित रखना चाहिए। हमको पब्लिक और कॉमन प्लेटफॉर्म पर वही चीज़ें लेनी चाहिए जो सर्वग्राह्य हों, जो सार्वभौमिक हों, जो सर्व स्वीकार्य हों। हमको ऐसी चीज़ें जो एकांगी हों, एक पक्षी हों, उनको कभी भी लेके नहीं आना चाहिए। होता क्या है कि उनकी भरमार हो जाती है। आप देखेंगे कि मैं किसी रिलीजन की कभी आलोचना नहीं करता, रिलीजन के बारे में मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आप जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कल जो है आपका हनुमान जयंती का दिन था, तो व्हाट्सएप आप खोलिए, आप फेसबुक खोलिए, आपको हर दूसरी पोस्ट में वही आता है। तो फिर आप ढंग की और काम की चीज़ें कभी पढ़ नहीं पाते। अगर किसी ने लिखा है तो वो आपकी मिस हो जाएगी। तो हम लोगों को अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने में ये ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी अपनी की है। अगर मैं मानता हूँ तो मैं अपने आप को सीमित रखूँ, अपने आप तक सीमित रखूँ। हम जब उन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में डालना शुरू कर देते हैं तो कई बार कई रचनात्मक चीज़ें, कई समाज उपयोगी चीज़ें वो नेपथ्य में चली जाती हैं, पर्दे के पीछे चली जाती हैं। और वही समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं कि जहां हमारे काम की और महत्वपूर्ण चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। मान लीजिए कोरोना के ऊपर कोई एडवाइजरी जारी की गई या कोई मेडिकल एक्सपर्ट ने कोई अपना नोट जारी किया, वो नोट सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए। ऐसे माहौल में वो लोगों को पढ़ना था, लेकिन वो पढ़ने के बजाय आपके पास हर तीसरी या दूसरी पोस्ट में अगर धार्मिक या राजनीतिक पोस्ट आ जाएगी तो आपको अवसर नहीं मिलेगा उस नोट को या उस जानकारी को पढ़ने का। और समस्या वहीं पैदा होती है कि जब आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है,
और अगर संकट आ गया, अगर कोई मुश्किल या कोई बीमार हो गया, तो आप उसके लिए तात्कालिक समाधान क्या हो सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि हम इन चीज़ों की गंभीरता को समझें, हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में सीरियस हो जाएं। हम केवल काम की, नॉलेज की, जिससे दूसरों का भला हो, हमारा भला हो, ऐसी चीज़ों को शेयर करें, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करें, क्योंकि इसी से समाज बचता है, इसी से हम बचते हैं, इसी से राष्ट्र महान होता है। आपकी अनावश्यक चीज़ों को थोपने से कभी राष्ट्र का भला नहीं होता, कभी समाज का भला नहीं होता। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ओलंपिक खेलों का नाम आपने सुना होगा। इस बार के जो ओलंपिक खेल थे वो जापान में होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण, कोरोना की गंभीरता को समझिए, कोरोना वायरस के कारण दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन होते हैं ओलंपिक्स, और ओलंपिक खेलों को सस्पेंड करना पड़ा 1 साल के लिए। अब 1 साल बाद होंगे। अब आप समझिए, ओलंपिक खेलों में भारत को इक्का दुक्का पदक मिलता है। 4 साल बाद ओलंपिक होता है, भारत को इक्का दुक्का पदक मिलता है। और आप देखेंगे, अमेरिका जिसकी आबादी भारत की 1/3 से कम है, ऑस्ट्रेलिया जिसकी आबादी भारत के किसी एक शहर के बराबर है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, छोटे छोटे देश जिनकी आबादी भारत के किसी एक राज्य के या एक छोटे से एक शहर के बराबर है, वो देश हमसे कई गुना ज़्यादा मेडल जीतते हैं। हम जीतते हैं 1 या 2 या 3, वो जीतते हैं 50, 70, 80, 100। क्यों? मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत गूढ़ ज्ञान की बात है, बहुत गहराई की बात है। अमेरिका जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, चीन जैसे देश, जापान जैसे देश, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी जैसे देश इतने सारे मेडल ओलंपिक में क्यों जीतते हैं? क्योंकि वो लोग बाकायदा उसकी तैयारी करते हैं, उसके पास उसकी ट्रेनिंग है, वो उसका प्रशिक्षण लेते हैं, अपने खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, उनके पास स्किल है, ट्रेनिंग है, उनके पास स्ट्रेटजी है। वो सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आगे चल करके वो उनका लाभ उठाते हैं, और इसी वजह से वो अपना, उनका दबदबा बना हुआ है, वो अधिक मेडल जीतते हैं। इवन छोटे छोटे देश हैं, आप देखेंगे घाना, यूक्रेन जैसे, केनिया जैसे, छोटे छोटे जमैका जैसे देश भी हमसे ज़्यादा मेडल जीत जाते हैं। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यही है कि वो लोग अपनी चीज़ों को स्किल करते हैं, अपनी चीज़ों को ट्रेंड करते हैं, वो ट्रेनिंग, एजुकेशन माहौल वहाँ पर देते हैं, उसका लाभ उनके खिलाड़ियों को मिलता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें क्रिकेट की, तो आप पाएंगे कि क्रिकेट में भारत बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के इंफ्रा के बारे में भारत सबसे ज़्यादा खर्च करता है, भारत में ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, खिलाड़ियों के लिए बाकायदा विधिवत पूरा माहौल मिलता है, जिसके कारण भारत की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, और क्रिकेट में भारत लगभग टॉप 2-3 में रहता है हमेशा। या तो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम रहती है, नंबर 2 रहती है, नंबर 3 रहती है, और हमने 2 बार वर्ल्ड कप भी जीता है, T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। बहुत अच्छा भारत की टीम क्रिकेट में करती है, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हमारे पास रहते हैं, लेकिन बाकी खेलों में नहीं है, खासकर के ओलंपिक में जो खेल हैं उनमें। इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कई बार लोग ये बोलते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, तो आप लोग पेशेंस रखिए। तो ओलंपिक खेलों में आप देखेंगे लोग क्यों नहीं जीत पाते? क्योंकि स्किल नहीं है, ट्रेन नहीं है। ठीक है, अब इस उदाहरण को हम लोग पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, राजनीति से। राजनीति में अक्सर जो उतावले लोग हैं वो हमेशा पोस्ट डालेंगे राजनीति से भला होगा, राजनीति से उद्धार होगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। सबसे आसान काम है खेती करना, मजदूरी करना, या ऐसे काम जिसमें किसी स्किल की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे काम करना, वो सबसे आसान काम है। उससे थोड़ा कठिन काम है नौकरी करना, खास करके ग्रुप डी की जो नौकरियां होती हैं उसके काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ योग्यता चाहिए। उससे भी कठिन काम है ग्रुप सी लेवल की नौकरी करना, उसमें आपको और अधिक योग्यता चाहिए। उस ग्रुप सी की नौकरी से भी ज़्यादा कठिन काम है ग्रुप बी की, जो गजेटेड ऑफिसर लेवल तक की नौकरियां जाती हैं, उसके लिए और अधिक योग्यता चाहिए। उससे भी ज़्यादा कठिन काम है, उससे भी ज़्यादा योग्यता चाहिए जब आप ग्रुप ए की या क्लास 1 की नौकरियों में आते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। इन सारे कठिन कामों में अलग अलग तरह की योग्यता चाहिए होती है, और आप जानते हैं कि क्लास 1 तक आते आते योग्यता का स्तर बहुत बड़ा हो जाता है। उन सब लोगों की योग्यताओं के ऊपर उनको नियंत्रित करती है राजनीति, यानी राजनीति इन सारी योग्यताओं के ऊपर होती है, वो सबको नियंत्रित करती है, सबको डायरेक्शन देती है।
तो आप बताइए, एक सामान्य जो लोग हैं, चाहे खेती करने वाले, मजदूरी करने वाले, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए के जो लोग काम करते हैं, उन सबके ऊपर बैठे हुए हैं राजनीतिज्ञ। तो राजनीति के पास सबसे ज़्यादा योग्यता होती है। आप स्वीकार करेंगे कि पॉलिटिशियन जो होते हैं, जो सबके मास्टर हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा योग्यता होती है। और हम लोग योग्यता पर बिना ध्यान दे सीधे राजनीतिक में जाना चाहते हैं, बिना योग्यता पर ध्यान दिए सीधे राजनेता बनना चाहते हैं। हर लड़का ग्राम प्रधान बनना चाहता है, हर कोई जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, थोड़ा सा पैसा कमा लिया विधायक बनना चाहता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहता है। जब आपके पास बेसिक स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि आप इतने सारे लोगों के ऊपर जाके काम करेंगे, क्या आप कर पाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स खराब है, राजनीति खराब है। मैं आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो उतावलेपन में राजनीति करने की बातें चलती हैं, ये बहुत नेगेटिव हैं। इसके माध्यम से कभी विकास नहीं होगा। अगर आपके पास योग्यता नहीं है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आप कभी भी पॉलिटिक्स के माध्यम से कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। जैसे हमारे भारत के लोगों के पास ट्रेनिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इक्विपमेंट नहीं है, तो वो कभी ओलंपिक में जाके अच्छा नहीं कर पाते। पॉलिटिशियन लोग सबके मास्टर होते हैं, तो उसको लोगों को बहुत पढ़ा लिखा, दक्ष और टैलेंटेड होते हैं। कुछ पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन आप जानते नहीं है, भारत में जो अधिकांश राजनीतिक लोग हैं, जो बड़े स्तर पर मिनिस्टर बनते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो बहुत काबिल लोग होते हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि हमें समाज की जो मूल आवश्यकता है एजुकेशन, उससे कभी ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। अगर आपको भविष्य में राजनीति भी करनी है, तो भैया आप एजुकेशन तो हासिल कर लो, कम से कम शिक्षा पे तो काम कर लो। अगर शिक्षा पे आप काम नहीं करोगे, आप अगर स्किल्ड नहीं बनोगे, तो आप ओलंपिक में जाओगे टीम का नाम लेकर के, आप चले गए विधायक बन करके, क्या कर लोगे? आप बन गए एमपी, क्या कर लोगे? जब आपके पास वो टैलेंट, वो योग्यता ही नहीं है, और उसके जरिए से आप चले किसी तरीके से विधायक या सांसद बन भी गए, क्या कर लोगे? क्या पॉलिसी डिसाइड कर लोगे आप? क्या आप इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे? क्या आप इतने बड़े जो ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ग्रुप बी सी के जो एक से एक इंटेलिजेंट लोग हैं, क्या आप उनको कमांड कर पाओगे? नहीं। जैसे अगर आप बिना खेले, बिना ट्रेनिंग लिए भारत भेज देता ओलंपिक में टीमें, तो वो मेडल नहीं जीत पाती हैं, उनका स्किल कम है। इसी प्रकार से एजुकेशन हर चीज़ की बैकबोन है, वो उसका आधार स्तंभ है। राजनीति के लिए मना नहीं करते कि आप राजनीति मत करिए, लेकिन आप अपनी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो आधार है, जिस आधार पे आप खड़े होना चाहते हो, उस आधार को तो मजबूत करिए। अब शिक्षा पर काम करने के बजाय, शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय सीधा लोग जंप करते हैं पैराशूट के माध्यम से कि राजनीति का समाज से विकास हो जाएगा। आप मुझे बताइए, जब आपके लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब एजुकेशन पर आप काम नहीं करोगे, आप 10 की जगह 100 एमएलए बना लो, क्या वो 100 एमएलए करोड़ों के जो समाज है हमारा, वो करोड़ों के समाज के लोगों को आईएएस बना सकते हैं? क्या पीसीएस बना सकते हैं? अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, क्या उनको इंजीनियर बना सकते हैं? क्या उनको डॉक्टर बना सकते हैं? क्या उनको साइंटिस्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हम लोगों को हमेशा समाज की मूल आवश्यकता, जिस पे समाज का आधार स्तंभ टिका हुआ है, वो एजुकेशन है। और कोई भी इससे कंप्रोमाइज़ करता है, वो समाज के साथ अन्याय करता है। हो सकता है उसका व्यक्तिगत कोई लाभ हो जाए, लेकिन व्यापक पैमाने पर आप समाज का बहुत बड़ा अहित करते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो समाज में फैलाई जाती हैं, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की सबकी चीज़ों पर नज़र बना के रखें और ऐसी चीज़ों को फैलाने वाले लोगों को समझाएं कि अगर आपने बेसिक काम नहीं किए, अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहलवान बनना चाहता है, अगर उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं रखा, अगर उसका खान पान अच्छा नहीं हुआ, तो वो केवल सोचने मात्र से और किसी अखाड़े में उतर के पहलवान कभी नहीं बन सकता। उसके लिए उसकी डाइट, उसकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। और इसी तरीके से मैंने अक्सर देखा है कि हमारे समाज में सेमी लिटरेट या अनपढ़ लोग हमेशा पॉलिटिक्स की बातें उछाल उछाल करके युवाओं को गुमराह करते हैं। जो बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, जो कोई छोटी मोटी नौकरी कर सकते हैं, छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं, उन बच्चों को जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के चक्कर में लगा करके उनके पूरे के पूरे कैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और वो बच्चे गुमराह रहते हैं, 4-6 साल जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। उसके बाद देखना आप किसी घेरे में बैठ के वो ताश खेल रहे होंगे या किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे होंगे, वो उनका फ्यूचर होता है। हम लोगों को इन सब चीज़ों को लेकर के सतर्क होना चाहिए। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि आप अपने ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपने ऊपर ही प्रयोग करके चीज़ों को सीखूं, तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, आप सीख नहीं पाओगे। जो पहले लोगों ने गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिन समाजों ने प्रगति की है, उनका अध्ययन करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बात को कई बार लोग गलत ले जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ,
इस संकेत में, इशारे में मैं कहूँगा और आप समझ लेना उसका मर्म क्या है। जो लोग अंबेडकर उनकी विचारधारा पर चलते हैं, उनको मानते हैं, उन लोगों के पास हमारे समाज से सैकड़ों गुना ज़्यादा नौकरियां हैं, हमारे समाज से सैकड़ों गुना ज़्यादा वो अधिकारी हैं। अब आप समझ लेना, आप चाहे कितने ही कुछ भी अपने आप को बोलो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आईएएस बन गया तो वो आपसे आगे चला गया, अगर कोई समाज में आपसे ज़्यादा डॉक्टर हो गए तो वो आपसे आगे चला गया, अगर आपसे ज़्यादा इंजीनियर बन गए तो आपसे आगे चला गया। आप चाहे कितनी डिग्री हाँको, चाहे कितने बड़े बने रहो, लेकिन आप सभी लोग ये मान के चलो कि अगर वो सैकड़ों गुना ज़्यादा अगर वो संख्या में सरकारी पदों पर, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में, तमाम जगह अगर पहुंच गए तो वो समाज आपसे आगे चला गया। ये सब चीज़ें हम लोगों को उनसे सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और इस पर कभी भी हम लोगों को अंधा नहीं होना चाहिए, अंधभक्त या धर्मांध नहीं होना चाहिए कि नहीं हम फालतू की डींगे हाँक रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए और विशेष रंग का कपड़ा बांध लिया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन नहीं हुआ है। अब भी समय है लोगों के पास, सोचिए, अभी भी समय है कि हम थोड़ा सा उन सब चीज़ों के बारे में सोचें, विचार करें, और कम से कम इस तरह की जो अवधारणा समाज में चलती हैं उन अवधारणाओं को हावी नहीं होने दें। एजुकेशन के लिए हमने कहा कुछ भी करिए, आप चाहे आगे चल के पॉलिटिक्स करिए, आप आगे चल करके बिजनेस करिए, आप कंपटीशन की तैयारी करके किसी नौकरी में जाइए, आप स्वरोजगार करिए, आपको जो काम करना है आप करिए, लेकिन शिक्षा का जो बेसिक है, जो आधार है हमारा, उस आधार पर तो मजबूती लेके आइए, उसको तो कम से कम आप कमज़ोर मत करिए। और मैंने ये देखा है कि दो तरह के लोगों ने इसको बहुत क्षति पहुंचाई है। शायद मेरी बात कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन दो लोग जिनके अंदर एजुकेशन नहीं है, अनपढ़ हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है, उन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है युवा पीढ़ी को गुमराह करने के लिए। राजनीति का लालच दे करके समाज को शिक्षा से विमुख किया है, समाज की युवा पीढ़ी को एजुकेशन से दूर किया है, और वही युवा जो हमारे हाई स्कूल इंटर के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं या ग्रेजुएशन के बाद छोड़ देते हैं, वही युवा भटकते हैं। उन्हीं युवाओं के पास कैरियर नहीं है, उन्हीं को दिक्कत होती है। और दूसरा माहौल मैं आपको कहना चाहूँगा, शायद मेरी बातें बहुत लोगों को अच्छी ना लगे, धर्मांध लोगों ने डाइवर्ट किया है। धर्मांध जो लोग हैं, जिनके अंदर अंधापन भरा हुआ है, हर चीज़ में वो चीज़ों को थोपते हैं। अरे करिए ना चर्चा, आपने मान लीजिए एमएससी किया है फिजिक्स में, आप करिए डिस्कशन फिजिक्स के ऊपर, किसने रोका है आपको? आपने अगर एमए इंग्लिश में किया है, आप करिए इंग्लिश में डिबेट, इंग्लिश में चर्चा समाज में बैठ के, किसने मना किया है? अरे आप हमारे समाज के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, आप चर्चा कीजिए, आप उनसे संविधान पर चर्चा कीजिए, इतिहास पर चर्चा कीजिए। चर्चा किस पर करने लग जाते हैं? धर्म के ऊपर। और मैं इसका ऑब्जेक्शन सिर्फ इसलिए करता हूँ कि धर्म के बारे में चर्चा करने वाले लोग अनपढ़ हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा। मैंने भारत में अपने जो हिंदू वैदिक परंपरा है उसमें वेदों का, पुराणों का, मनुस्मृति से लेकर के रामायण महाभारत सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है। और मैं दावे से कहता हूं कि जितने लोग खुरापात करते हैं सोशल मीडिया पे, जितने लोग फालतू की पोस्टें डालते हैं, उनमें किसी ने अध्ययन नहीं किया होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज़, जिस चीज़ का आपने अध्ययन नहीं किया, जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते, उस चीज़ का प्रचार प्रसार करके आप समाज को गुमराह मत करिए। आप चाहें तो पहले खुद पढ़िए, आप खुद जब पढ़ लेंगे, जब आपको ज्ञान हासिल हो जाएगा, तो आप वो चीज़ें खुद ही नहीं करेंगे। मैं विश्वास से कहता हूँ, जिसने भी धर्म का अध्ययन कर लिया है वो कभी अधर्म का प्रचार नहीं करेगा। दिक्कत कहाँ होती है? जो धर्म का प्रचार कर रहा है उसने धर्म का अध्ययन नहीं किया है। जो धर्म का अध्ययन कर लेगा वो कभी उसका प्रचार नहीं करेगा, और यही बहुत बड़ी समस्या है समाज के सामने। इन दो चीज़ों ने आपके विकास को अवरुद्ध किया है। लोगों को आगे बढ़ने से, साइंटिफिक सोच लाने से, बड़े कैरियर साइंटिस्ट बनने से रोका है। और अभी भी समय है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में गंभीर हो जाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम गंभीर अभी भी नहीं हुए तो ये सब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और अगर किसी को कभी भी, आप आज के समय में सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं, मैं लोगों से ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है आप ये फालतू में धर्म की और पॉलिटिक्स की पोस्ट डालते हैं, आपको अगर कोई धर्म का ग्रंथ पढ़ना है, आप मुझे बता दो, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, जिसकी भी आप कहो। आप उसको 1 महीना बैठ के पढ़िए, उसकी सारी चीज़ों पर मंथन करिए। जब आपको ज्ञान हो जाए तो आप प्रवचन करना आरंभ कर दीजिए, आप उसका प्रवचन करना आरंभ कर दीजिए। आप चाहे तो कहीं भी कार्यक्रम करिए कि भाई मैं धर्म ज्ञानी हूँ, मैं डिबेट में जाऊँगा, मैं शंकराचार्य बनूंगा, मैं मठाधीश बनूंगा। आप जाइए, वहाँ कैरियर भी है। लेकिन ये सब चीज़ें बिना पढ़े, जो हमारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, किसी ने धर्म की एक पुस्तक नहीं पढ़ रखी है, वो आलतू फालतू की पोस्टें दिन भर डालते हैं।
भाई ये समाज के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें आपकी जो एनर्जी है, जो एनर्जी आपकी एजुकेशन के माध्यम से आपके समाज को आगे बढ़ा सकती थी, आपके जो युवा पीढ़ी है उसका कैरियर बना सकती थी, वो कैरियर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एक ऐसी बहस में, ऐसे डिबेट में, एक ऐसे माहौल में फंस जाते हैं जिस माहौल में उनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता है। केवल डिबेट, तर्क, आलोचना, प्रत्यालोचना, गाली गलौज और आपस में मनमुटाव, ये उसकी परिणति होती है। मैंने खैर समझा दिया है और मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत पड़ी हुई है, इसलिए मैं आपके सामने रखता हूँ। और संविधान के आईने से अगर देखेंगे तो संविधान आपको बहुत स्पष्ट डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ये करना है। हम लोग बात करते हैं धार्मिक बनने की, नागरिक तो बन नहीं पा रहे। हम लोगों को सबसे पहले इस देश के संविधान ने नागरिक बनने का आग्रह किया है, हमें सबसे पहले सिटीजन बनना चाहिए। जब हम सिटीजन बन जाएंगे, अपने रूल्स फॉलो करेंगे, अपनी चीज़ों को मानेंगे, तो ऑब्वियसली जो रूल्स फॉलो करता है, जो कर्तव्य का पालन करता है, वो अपने आप धार्मिक है। जो व्यक्ति अपने नियम पालन नहीं करता, अपने चीज़ों को नहीं मानता है, वो चाहे कितनी बड़ी धर्म की बातें करे, वो अधार्मिक है। क्योंकि धर्म के लिए सबसे पहली अनिवार्य शर्त है आपके कर्तव्यों का पालन, ड्यूटी। कल हमने बात की थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो अगर आप अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं तो आप कभी भी धर्म का पालन नहीं कर सकते। दो छोटे से विषय थे और इन सब चीज़ों पर काफ़ी चीज़ें हम लोग करते हैं। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि युवा पीढ़ी को इंग्लिश एजुकेशन की तरफ, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ, साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ, कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ उनको लेके आया जाए। सो मैं आप सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ इसको सोचिए, आप इन सब चीज़ों को गंभीरतापूर्वक सोचिए। और कई बार लोगों को लगता है, हमारे इस चर्चा में अभी 78 लोग जुड़े हुए हैं, कई बार आप में से कुछ लोगों को निराशा होती होगी कि साहब हम कैसे कर पाएंगे, हमें कैसे हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक आदमी था, एक इंसान ने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, करोड़ों लोगों का। आज उनको मानने वाले करोड़ों लोग हैं। मुझे लगता है भारतवर्ष में 30-40 करोड़ लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, और दुनिया भर में आप देखेंगे तो ये संख्या और ज़्यादा होगी। हम लोग अगर ठान लें, अगर हम लोग प्रयास करें, तो बहुत कुछ बदलाव हम अपने समाजों के लिए कर सकते हैं, अपने लोगों की सोच बेहतर कर सकते हैं, अपने लोगों का जीवन बेहतर कर सकते हैं, अपने लोगों की एजुकेशन बेहतर कर सकते हैं। ये सारे कार्य हम लोग कर सकते हैं, बस हम लोगों को आवश्यकता है कि हम इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करें। कई बार आपने देखा होगा कि एक ऐसा तत्व है जिसको बोलते हैं छिद्रान्वेषण करने वाला। एक शब्द होता है हिंदी में छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण का मतलब होता है कि आपके हर अच्छे कार्य में से अगर कोई आदमी कमी निकाले तो उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ी बुराई है, एक बहुत बड़ी परंपरा है। आप यदि अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा कार्य का प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं कई बार लोगों को लगता है कि ये सब अपनी प्रशंसा के लिए अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, इसलिए नहीं। अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार इसलिए होना चाहिए ताकि गलत कार्यों को जगह न मिले। अगर गलत कार्यों को जगह नहीं मिलेगी तो अच्छे कार्य उस पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को भर देंगे और लोगों को पॉजिटिव तरीके से एनर्जाइज करेंगे, उनको ऊर्जित करेंगे, और फिर जो लोग हैं वो अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख होंगे। अगर आप अपने किए गए अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो जो गलत काम करने वाले, बुरे कार्य करने वाले लोग हैं, वो अपनी पोस्ट और अपने प्रचार के माध्यम से उसको भर देंगे, और जब उसको भर देंगे तो सारे अच्छे किए हुए कार्य अपने आप एक तरफ सिमट जाएंगे और उनकी चर्चा नहीं होगी। इसलिए आवश्यक है कि हम इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार अपने अपने स्तर पर करें, और यही बेसिकली जन जागरूकता है, यही जागृति है। शिक्षा के लिए हमें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ कि एजुकेशन भारत में अब हर किसी के लिए प्राप्य है। हर व्यक्ति को शिक्षा मिल सकती है बशर्ते वो शिक्षा तक पहुँचे। स्कूल एजुकेशन फ्री है सरकारी स्कूलों में। उसके बाद बाकी एजुकेशन के चैनल भी लोगों को लगभग अब हर जगह अवेलेबल हैं। समस्या एजुकेशन से ज़्यादा है, वो है जागरूकता की, अवेयरनेस की। हमको पता ही नहीं है कि करना क्या है और क्या नहीं करना। डूज एंड डोंट्स हम लोग नहीं जानते, और क्या करना है क्या नहीं करना है इसी की शिक्षा की आवश्यकता है, और यही जागरूकता मिस हो रही है। अगर ये पहुंच जाएगी तो सब लोग काम ठीक से करना आरंभ कर देंगे। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा विषय है भारत का उपराष्ट्रपति। जैसा कि हमने कहा कि संविधान का भाग 5 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भाग 5 में आप लोग देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी है, उसके बाद नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो मंत्रिपरिषद होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये सारे के सारे सिस्टम की चर्चा हम लोग करेंगे संविधान के भाग 5 में। तो कल हमने संविधान का भाग 5 आरंभ किया था, और भाग 5 में हमने कल एक चर्चा की थी आपसे
राष्ट्रपति के बारे में। अनीश को ऑफिस जाना है। ओके अनीश, ऑल द बेस्ट। सो कल हमने चर्चा की थी भारत के राष्ट्रपति के बारे में, और हमने कहा था कि राष्ट्रपति भारत राष्ट्र का प्रमुख है और कार्यपालिका का प्रमुख है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट। कौन है भारत का राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कौन होगा, उसका पद क्या होगा, उसकी शर्तें क्या होंगी, उसका चुनाव कैसे होता है और वो कितने समय तक अपने पद पर रहेगा, ये सारी चीज़ों की चर्चा कल हमने की थी। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाअभियोग लगता है उसकी भी चर्चा की थी। देखिए, हम लोग अगर ज्ञान की और शिक्षा की बातें करें तो उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। अभी तक जो हमारा सेशन था उसमें 50-52 लोग होते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि 80-81 लोग इस पर चर्चा में हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें फैलती हैं, धीरे धीरे एजुकेशन और ज्ञान की अगर हम बातें करेंगे तो समाज उसको पढ़ेगा, समाज उसको सुनेगा और समाज उसको स्वीकार करेगा, बशर्ते हम लोग रचनात्मक हों, हम लोग सकारात्मक हों। अगर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हमारी है तो निश्चित रूप से सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा उसको फॉलो करेगा, और ये निरंतर प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि आज हमारे पास लगभग 30 एक्स्ट्रा मेंबर इस पर चर्चा में शामिल हुए हैं। हो सकता है ये संख्या और बढ़ती चली जाए। क्यों? क्योंकि ज्ञान का प्रचार प्रसार लेकर के आप जाएंगे जगह जगह तो कुछ ना कुछ लोग जरूर उसके प्रभाव में आएंगे। तो कल जो हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति की, मुझे लगता है राष्ट्रपति की परिचर्चा के बारे में आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। जो लोग कल की चर्चा में शामिल नहीं थे उनसे मैं कहूँगा कि वो चाहें तो राष्ट्रपति का टॉपिक एक बार पढ़ लें, और अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो वो पर्सनली मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो उनके डाउट्स को मैं कोशिश करूँगा कि उनके डाउट्स स्पष्ट कर सकें, ताकि उनको राष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान है संविधान में वो स्पष्ट हो जाए। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर। कल हमने संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक की बात की थी। आज हम 62 से आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम आएंगे संविधान का अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63। याद रखिए आप लोग, हम भाग 5 में ही चल रहे हैं। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो जैसा कि हमने कहा 52 में क्या लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। स्पष्ट, बहुत सिंपल प्रोविजन है। केवल आप लोग चर्चा में फोकस बना के रखिए। आप यदि फोकस बना के रखेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद आता है अनुच्छेद 64, आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो स्वतः जो हमारी राज्यसभा है, जिसको उच्च सदन कहते हैं, उसकी अध्यक्षता करेगा। तो कभी अगर आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि जो हमारी राज्यसभा है उस राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उसका बिल्कुल सीधा उत्तर है भारत का उपराष्ट्रपति। यहीं पर मैं आपको लोकसभा का बता दूं, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अपने सदस्यों में से चुनती है। तो लोकसभा का जो सदस्य होगा वो कंपलसरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, एमपी होगा, लोकसभा का एमपी। और लोकसभा अपने बीच में से ही चुनाव के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को चुनती है। लेकिन जो राज्यसभा है, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बन गया तो वह क्या होगा, वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति होगा। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं और वही राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलती है तो आप उसमें देखेंगे कि जब सत्र होता है तो सत्र में राज्यसभा की जो चेयर होती है उस पर आप हमेशा आदरणीय वेंकैया नायडू जी को आप बैठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं और उस अपर हाउस के उस सदन जो राज्यसभा है उसके वो सभापति भी हैं। स्पष्ट। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 65, आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर आकस्मिक कारणों से रिक्त हो जाता है, जैसे मान लीजिए पद त्याग कर दिया या मृत्यु हो गई या बीमारी या किसी कारण से वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उन कार्यों का, उनके दायित्वों का निर्वहन करेगा। यानी जब राष्ट्रपति
कार्य करने में सक्षम नहीं है या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है किसी कारण से, तो अनुच्छेद 65 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। और ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति अपने आप में राष्ट्रपति ही ट्रीट किया जाएगा। उनके वेतन भत्ते शक्तियां सारी किसकी हो जाएंगी? राष्ट्रपति की। क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति की। स्पष्ट। आगे आते हैं 66 आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, जिनको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो भाग लेते हैं। और जो कल हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली होती है जिसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसकी हमने कल चर्चा की थी आपसे। उसी प्रणाली के आधार पर वरीयता क्रम में वो वोट डाले जाते हैं और 50% + 1 जो कोटा होता है, जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। कल वाले में जो हमारे इलेक्टोरेट थे उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन जो उपराष्ट्रपति के लिए जो मंडल बनता है, निर्वाचक मंडल, उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए, एमएलसी वगैरह इत्यादि लोग भाग नहीं लेते। बाकी प्रणाली सेम है, कल हमने चर्चा की थी। और अगर आपको कहीं इसमें संदेह होता है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको आपको कमेंट में, मैंने कल कोशिश की थी कि एक पेज पे लिख करके मैं एक फ़ोटो खींच के आपको डाल दूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया। और कल शाम का जो हमारा सेशन था इतिहास पर, वो भी नहीं हो पाया था किसी कारण से। तो मैं जो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हो सकता है फ़ोटो खींच के डाल दूं ताकि आप लोगों को और स्पष्ट हो जाए। बाकी राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या आपकी शर्तें हैं कि भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, और वो कौन से सदन का सदस्य बनने के योग्य हो। देखिए, ये हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कंपैरेटिव है। जैसे मैंने राष्ट्रपति और अभी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष का जो है, राज्यसभा के सभापति का वो तुलना की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो वो कौन से सदन का सदस्य बनने के काबिल होना चाहिए, और जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वो कौन से सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये सवाल है। इस सवाल का उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कल हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी और वहां पर मैंने राष्ट्रपति की जो योग्यता थी उसके बारे में आपके सामने स्पष्ट रखा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, और वो ... सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसी प्रकार से आज का सवाल है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए ... सदन की योग्यता रखता हो। दोनों खाली जगह हैं आपके सामने, आप लोग भरिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए कल हमने क्या चर्चा की थी और आज उसका आंसर क्या होगा। सौरभ राजपूत जी, आपके सामने जो है देश की जिम्मेदारी है। आप डॉक्टर हैं, आपके लिए कोरोना संकट से लोगों की रक्षा करना ज़्यादा आवश्यक है बजाय इस चर्चा के। डॉक्टर सौरभ राजपूत जी, हम चाहते हैं कि आप जाकर के अपनी सेवाएं दें और जो भी मुश्किलें लोगों के सामने हैं उनका आप समाधान करें। तो जैसे शिवशंकर राजपूत और कृष्ण गोपाल लोधी ने बनाया कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति आगे चल करके राज्यसभा का सभापति भी बनता है। यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाता है वो पदेन राज्यसभा का सभापति रहेगा। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया, सभी लोगों का धन्यवाद। डॉक्टर सोमेंद्र जी, RBS लोधी जी, नरेंद्र लोधी जी, यशपाल सिंह जी, रामकिशन जी, भगवान शरण राजपूत जी, अनुराग सर्वे, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चर्चा में इंटरेक्टिव हैं, इसको बहुत गहराई से आप सुनते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसको राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो 60 दिनों के अंदर उस पद को भर लिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों में से जो सदस्य हैं वो 20 सदस्य उसके प्रस्तावक हों। कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है यानी 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उसको प्रस्ताव लेना पड़ेगा लिखित में और 20 का समर्थन, तो 40 लोग उसको चाहिए, तभी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है।
बाकी अनुच्छेद 67 पर आते हैं 67, आर्टिकल 67। तो आर्टिकल 67 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो आमतौर पर 5 वर्ष की होगी, लेकिन इससे पहले भी वह राष्ट्रपति के नाम संबोधन के माध्यम से अपना त्यागपत्र दे सकता है या अपना पद छोड़ सकता है। सिंपल प्रोविजन है, कोई बहुत टेक्निकल चीज उसमें नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल 68, संविधान का अनुच्छेद 68, और संविधान का अनुच्छेद 68 कहता है कि वो 60 दिन के अंदर अगर वो पद छोड़ देता है तो उस पर दूसरे व्यक्ति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये भी सिंपल प्रोविजन है, बहुत व्याख्या करने लायक नहीं है, कि एक सिंपल सी लाइन है, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आता है, आगे हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ। जो हम चर्चा कर रहे हैं 63 से लेकर के आर्टिकल आगे तक की, वो उपराष्ट्रपति के बारे में है। ओम प्रकाश राजपूत ने कहा है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश के एमएलसी वोट डालते? ओम प्रकाश राजपूत जी, नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई एमएलसी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और साथ ही साथ राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य जो एमएलए हैं, केवल एमएलए जो चुने हुए जनता के द्वारा, सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं। लोधी लाला भैया ने कहा कि वो राष्ट्रपति के लिए 50-50 लोग प्रस्तावक समर्थक होना चाहिए। एक फैक्ट आपको उन्होंने बता दिया है, उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 और राष्ट्रपति के लिए 50-50। चलिए आगे, उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ। तो संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के लिए शपथ, उपराष्ट्रपति के लिए शपथ की बात कही गई है कि वो शपथ कैसे लेता है, वो उसमें लिखी हुई है। वो सब डॉक्टर सोमेंद्र जी ने यहाँ बताया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो उसकी चर्चा हम लोग राज्यसभा में करेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा कैसे बनते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, और लोकसभा के कैसे बनते हैं। अभी क्योंकि हमारी चर्चा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है, तो आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं आर्टिकल 70, संविधान का अनुच्छेद 70 ये कहता है कि राष्ट्रपति आकस्मिक परिस्थितियों अगर कभी आती हैं तो वह किस प्रकार से राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। वो सिंपल एक लाइन है, उसमें बहुत डिटेल व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है संविधान का अनुच्छेद 71, क्या आता है 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विषय है उसके बारे में है, तो वो कोई डिटेल चीज़ें नहीं है, उस पर हम लोग बहुत चर्चा नहीं करेंगे। अब आज का जो हमारा अंतिम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है हमारा अनुच्छेद 72, और अनुच्छेद 72 आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 72 बेसिकली संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 73 तक, आर्टिकल 52 से लेकर के 73 तक को हम बोलते हैं कार्यपालिका, और कार्यपालिका का हेड होता है भारत में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के साथ ही जुड़ा हुआ है उपराष्ट्रपति। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 73 तक की, ये बेसिकली हम चर्चा कर रहे हैं कार्यपालिका की। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की कार्यपालिका। कार्यपालिका के बाद हम आएंगे विधायिका, विधायिका के बाद हम आएंगे न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में कौन है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और आगे थोड़ा मंत्रिपरिषद भी रहेगा। और उसके बाद जो विधायिका है उसमें आएंगे लोकसभा और राज्यसभा और सारे जो सांसद हैं। फिर उसके बाद आएगी न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे होंगे। तो हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज और संविधान के अनुच्छेद वाइज चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने अनुच्छेद 71 की चर्चा की है, 71 की। अब हम आते हैं 72 में, और 72 सभी लोगों को आना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बड़ा अपराध हो जाता है तो बड़े अपराध के बाद जब किसी अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो जाती है तो उनमें से कई सारे लोग राष्ट्रपति के पास जाते हैं गुहार लगाने के लिए कि साहब हमारी सजा कम कर दी जाए या हमारी सजा माफ कर दी जाए। अभी देखिए ना, आर्टिकल 71 के बारे में पूरन सिंह पटेल साहब जो लक्ष्य के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विषय आता है तो उसके संबंध में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में वो चलेगा। अगर निर्वाचन का कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, जैसा कि राष्ट्रपति के मैटर में था। वो सब आपके अच्छा देखिए, आज की चर्चा में बड़ा अच्छा वो है, लक्ष्य के बहुत सारे बड़े पदाधिकारी भी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। धर्मपाल सिंह राजपूत जी हैं लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष,
पूरन सिंह पटेल साहब हैं लक्ष्य के राष्ट्रीय महामंत्री, BS राजपूत साहब हैं लक्ष्य महाराष्ट्र के प्रभारी, तो और कासगंज एटा लक्ष्य के सभी लोग, इसमें बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो शीर्ष स्तर पर लक्ष्य के लिए पूरे भारत में काम करते हैं। भंवर सिंह नरवरिया जी थे भिंड से, बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो बड़ा अच्छा है कि एक हम लोग अब कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक फैमिली के रूप में, एक परिवार के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। तो अगला जो अनुच्छेद है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो अगला जो आर्टिकल है वो है संविधान का अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72। और 72 में आप लिखा हुआ है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड होता है, जैसे अभी देखा था निर्भया वाले जो केस है, निर्भया केस में वो जो आरोपी थे उन्होंने राष्ट्रपति के पास भी एप्लीकेशन दिया था कि हमको क्षमा कर दिया जाए। तो संविधान के अनुच्छेद 72 में 72 में राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं। उन शक्तियों को कहा जाता है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति लोगों को क्षमा कर सकते हैं। कैसे? अपराध के मामले में अगर संघीय न्यायालय के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी को सजा दी गई है, या सैन्य न्यायालय जो आर्मी कोर्ट होते हैं, आर्मी कोर्ट के द्वारा अगर किसी को सजा दी गई है, या फिर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, यानी 3 तरह के मामले ऐसे होते हैं जिसमें राष्ट्रपति को ये शक्ति है। राष्ट्रपति क्योंकि स्टेट ऑफ द हेड है, राष्ट्र का प्रमुख है, इसलिए राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 में यह शक्ति मिली हुई है कि संघीय न्यायालय द्वारा या सैन्य न्यायालय द्वारा या मृत्युदंड प्राप्त किसी व्यक्ति को वह क्षमा कर सकता है। लेकिन क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि पूरी तरीके से माफ़ कर दे। उसमें 5 तरह की माफ़ी दे सकता है राष्ट्रपति। वो 5 तरह की माफ़ी क्या है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। और ये पांचों जो माफ़ी हैं इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बड़े काम की हैं। और ख़ास करके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप अक्सर देखते होंगे जब कोई बड़ा अपराध हो जाता है और किसी अपराधी को मृत्युदंड या ऐसी सजाएं मिलती हैं तो वो व्यक्ति चाहता है, राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन देता है कि भाई हमको माफ़ कर दिया जाए। अब हम आगे आते हैं कि इसमें क्या वो 5 प्रकार की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। ध्यान से आप लोग सुनिए। सबसे पहली शक्ति है लघुकरण। लघुकरण किसी चीज को छोटा कर देना। क्या कर देना? लघु कर देना। लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ होता है बड़ा। तो पहली जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है वो है लघुकरण। लघुकरण को बोलते हैं, बीच में अभी थोड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ। जैसे पहले किसी को मृत्युदंड हुआ, मृत्युदंड की सजा दीर्घ सजा है, उसको लघु करके राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है? आजीवन कठोर कारावास। तो पहला जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि उस सजा का वो लघुकरण कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, अर्थात उसको बड़ी सजा को छोटी सजा में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मृत्युदंड को कठोर कारावास। स्पष्ट हुआ होगा। दूसरा है परिहार। परिहार का मतलब होता है रेमिशन, इंग्लिश में बोलते हैं रेमिशन। परिहार को बोलते हैं रेमिशन। मैं अभी जब इसकी व्याख्या करूंगा परिहार की तो आपको समझ में आ जाएगा कि परिहार क्या होता है। परिहार का मतलब होता है सजा की अवधि को बदलना। सजा की जो अवधि है उस अवधि को कम करना। तो सजा का नेचर वही रहेगा। अगर किसी को 2 साल की सजा हुई है उसको घटा के 1 साल कर देना, उसको बोलते हैं परिहार, रेमिशन कर दिया। स्पष्ट हुआ होगा। लघुकरण में सजा की प्रकृति बदल जाती है, कठोर दंड के बजाय आसान दंड दे दिया जाता है, लेकिन रेमिशन में वही रहता है लेकिन उसकी अवधि कम कर दी जाती है। उसके बाद हम आते हैं विराम। विराम जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, विराम। विराम शब्द आप लोग सब जानते होंगे। रेस्पाइट मतलब कि आप कहीं चल रहे हैं और आपसे कहा जाए कि थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ, उसको हम लोग बोलते हैं विराम। तो विराम में क्या होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण सजा को कम करना। सजा को कम करना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 20 साल की सज़ा मिली है, 20 साल की सज़ा मिली हुई है, उसको कम कर दिया जाए। और जैसे विशेष परिस्थितियों में होता है ये जो विराम है, वो विशेष कंडीशन होती है, जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई गर्भवती स्त्री है, ऐसे कुछ जो स्पेशल केस होते हैं
वहीं पर ही विराम का प्रयोग किया जाता है। विराम शक्ति जो रेस्पाइट है केवल उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। जैसे कोई गर्भवती महिला अगर जेल में बंद है तो उसके संबंध में, कोई विकलांग व्यक्ति है उसके संबंध में इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो अगली जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास है उसको बोलते हैं प्रविलंबन। विलंब मतलब विलंबित कर देना, प्रविलंबन। उसके लिए बोलते हैं रिप्राइव, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है रिप्राइव। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जिन सजाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिन सजाओं को माफ़ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, चाहे वो लघुकरण की शक्ति है, चाहे परिहार की शक्ति है, चाहे विराम की शक्ति है, चाहे प्रविलंबन की शक्ति है, आप सभी लोग इस चर्चा के बाद गूगल पर डाल देना संविधान का अनुच्छेद 72 हिंदी में, और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो पूरा डिटेल आपको आ जाएगा। ये पांचों की पांचों शक्तियां आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो हमारी चर्चा के बाद भी आप लोग प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लीजिए। आप अगर पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी कि राष्ट्रपति को पार्डन की यानी क्षमा करने की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। प्रविलंबन का मतलब है किसी चीज़ को विलंबित करना, शब्द से मतलब आपको पता चल जाएगा। उसको बोलते हैं इंग्लिश में रेप्राइव। रेप्राइव का मतलब होता है किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना। जैसे भाई किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, फांसी होने वाली है, राष्ट्रपति ने टाल दिया 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो उसको बोलते हैं रेप्राइव, प्रविलंबन। ये स्पष्ट हो गया होगा। और जो अंतिम शक्ति है राष्ट्रपति को उसको बोलते हैं क्षमा। क्षमा मतलब पार्डन। क्षमा का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से अपराध मुक्त कर देना। किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई है और वो राष्ट्रपति के पास गुहार लगाता है कि साहब मेरे घर में ये समस्या है, मेरा आचरण अच्छा रहा है, मेरी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। ऐसे में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार उस व्यक्ति की पूरी सज़ा को माफ़ करके उसे जेल से मुक्त भी कर सकता है। तो जो सबसे बड़ी पावर है वो अंत वाली है, जिसको हम बोलते हैं पार्डन, क्षमा करना। तो मुझे लगता है चाहे लघुकरण हो यानी कठोर सज़ा को आसान सज़ा में बदलना, चाहे परिहार हो यानी सज़ा की अवधि को कम करना, चाहे विराम हो कुछ समय के लिए रोकना, चाहे प्रविलंबन हो सज़ा के लिए किसी दंड को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना, या फिर पूरी तरीके से क्षमा करना हो जिसमें किसी सज़ा को ही पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों को ये सारी बातें जो संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को शक्तियाँ मिली हुई हैं, मुझे लगता है स्पष्ट हुई होंगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राष्ट्रपति अपनी जो संविधान में 72 में जो क्षमा की जो शक्ति है उसका प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। एक्चुअली कई बार लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति अपने आप कर देते हैं। भारत के संविधान में एक व्यवस्था की गई है। भारत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है संसद। और संसद का हेड एक तरीके से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कौन है, वास्तव में सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं। भारत में वास्तव में सारी जो शक्तियाँ हैं वो प्राइम मिनिस्टर में निहित हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से सारी चीज़ों का प्रयोग करता है। तो संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुसार राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, और मंत्रिपरिषद को बनाने का और ये सारे कार्य करने की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहे अपना मंत्री बना सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री की ही मर्जी से मंत्रिमंडल का गठन होता है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति को शक्तियां मिली हुई हैं कि राष्ट्रपति किसी अपराध की सजा को कम या विराम कर सकते हैं, ये सारी शक्तियां भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग करते हैं। यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को क्षमा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति ये सारे के सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। अगर किसी के अपराध को भी माफ़ करना है तो ये सारे के सारे काम, तो इसलिए भारत में आप समझ चुके होंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होने के कारण भारत में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक तरीके से हम देखें तो सारी शक्तियां व्यवहारिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री के पास हैं। जो भारत में राष्ट्रपति हैं वो हेड ऑफ द स्टेट तो हैं, लेकिन वो शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो एक्चुअल जो पावर भारत के संविधान में है वो किसके पास है, भारत के प्रधानमंत्री के पास।
और ये सही भी है। क्यों? क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाव होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत होगा उसी का ही व्यक्ति केवल प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री को बनाने में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग होता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 73, जो आज की हमारी चर्चा का अंतिम अनुच्छेद है, क्योंकि कल से हम लोग संघ की जो संसद है उस पर चर्चा करेंगे, मंत्रिपरिषद और संसद पे। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 73 ये कहता है कि अनुच्छेद 73 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो क्षेत्र है वो संघीय विषयों पर रहेगा और संसद चाहे तो कानून बना करके इसको आगे विस्तारित कर सकती है। सिंपल प्रोविजन है। राज्य के विषयों पर राज्य की अधिकारिता है और संघ के विषयों पर संघ की अधिकारिता है। तो आज हमने आर्टिकल 73 तक चर्चा की। कल हम लोग बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल की चर्चा करेंगे, आर्टिकल 74, जो बेसिकली मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और कार्यपालिका जो है हमारी, उस कार्यपालिका का चैप्टर हमारा यहीं तक था। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 73, बेसिकली 72 तक ही आप समझिए। तो ये चर्चा हमने पूरी की, जिसमें हमने उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के बारे में पूरी चर्चाएं की, उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी चर्चाएं की। और उसके बाद हमने जो दंड देने की, जो दंड को माफ करने की जो शक्ति है उसके बारे में भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी वरीयता क्रम, ओम प्रकाश राजपूत जी ने सवाल पूछा है। जी ओम प्रकाश राजपूत जी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राष्ट्रपति की ही प्रणाली लागू होती है और उसमें वरीयता क्रम के अनुसार ही, अगर मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं तो चारों लोगों को वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 के अनुसार सभी सांसदों को वोट देना होता है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, ये मेरा वर्ड आप लोग रख लीजिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। थोड़ा सा क्लिष्ट है। प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको अपनाया जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में। एमएलसी के जो चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां भी कई जगह ये वरीयता क्रम वाला इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया जाता है। तो ये हमारी चर्चा हुई। कौशल राजपूत ने कहा है कि उनको आर्टिकल 72 अब पूरी तरीके से समझ में आ गया है। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। और अब हम लोग चर्चा करेंगे, आज की हमारी चर्चा इतनी ही है। आज हम आपके बीच में 2 कविताएं लेके आएंगे। एक कविता आपको मिनरल सिंह सुनाएंगी, उन्होंने एक कविता तैयार की है, उनका कहना है कि उनको भी कविता सुनानी है, तो एक छोटी सी कविता वो सुनाएंगी और एक कविता मैं आपको सुनाऊंगा। तो 2 छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से आज के सेशन की समाप्ति की ओर हम लोग जाएंगे। और आप लोगों का अगर कोई सवाल इस बीच में इन टॉपिक से है तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि हम लोग उस पर एक बार और डिस्कशन कर लें। और उसके बाद आज की जो हमारी संवैधानिक चर्चा है यहीं तक रहेगी। और सेशन के अंत में हमारा काव्य पाठ क्या मतलब, हमारा प्रयास ये है कि लोगों की साहित्य इत्यादि में रुचि बनी रहे और कुछ कुछ कविताएं ये सब लोग पढ़ते रहें, सीखते रहें। इससे क्या होता है कि मौलिक जो सृजनशीलता है हमारे अंदर, क्रिएटिविटी है, उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो मुझे लगता है अब हम लोग कविता वाले सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप सब लोगों की अनुमति हो तो कार्यक्रम के अंत की ओर हम लोग आते हैं। और चलिए, यश राजपूत जी की तरफ से संकेत आ गया है कि हम लोग कविता की तरफ आते हैं। और पूरन सिंह पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल साहब हमारे बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, वो हर चीज़ को लिख करके लोगों के साथ साझा करते हैं। और इसके माध्यम से क्या होता है, कई बार जो चीज़ें बोलने में स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, अगर वो आप उनको पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वो स्पष्ट हो जाती हैं। तो चलिए साहब, पहले मिन्नल सिंह हैं हमारे बीच में, उनकी एक कविता आपके साथ आएगी छोटी सी, और उसके बाद एक कविता मैं आपके सामने रखूँगा। शिवशंकर राजपूत का सवाल आया है कि राष्ट्रपति बनने के बाद सक्रिय राजनीति में वापस आया जा सकता है? कोई भी आ सकता है। संविधान में ये अधिकार है कोई व्यक्ति, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद कोई क्यों आएगा? राष्ट्रपति अगर सर्वोच्च पद है तो उस सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति राजनीति में आकर के क्यों विधायक, सांसद, उसके लिए क्यों आएगा? वो व्यवहारिक रूप से नहीं आएगा।
तो अक्सर हमने देखा है कि राष्ट्रपति के बाद कोई व्यक्ति फिर राजनीति में नहीं आता है, क्योंकि अगर आपने सर्वोच्च पद ग्रहण कर लिया तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए आप देखिए, चाहे प्रतिभा सिंह पाटिल हों, चाहे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हों, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हों, खैर कलाम साहब तो वैसे भी पॉलिटिक्स में नहीं थे, या फिर उससे पहले के राष्ट्रपति हो, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के मतलब पद छोड़ने के बाद कभी राजनीति में नहीं आया। व्यवहारिक रूप से वो क्यों आएगा भाई? आप अगर सर्वोच्च पद पर पहुंच गए हैं तो आप नीचे क्यों आना चाहोगे? तो इसलिए आमतौर पर व्यवहारिक रूप से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद समाप्त होने के बाद कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं आता है। तो चलिए, आप रेडी हैं? चलिए, तो आप मिनरल सिंह का एक थॉट सुनिए और उनकी एक कविता आप लोग सुनिए, उसके बाद हम अपनी कविता आपको सुनाएंगे। Our life is like a thorny tree. It is not perfect, but it is always beautiful. कविता सुनाइए। हमने डरना कभी न ठीक। आसमान में कितने तारे, मुन्ने प्यारे प्यार, इनमें कोई कल्लू होता, कोई छोटा लल्लू होता। अंबर है इनकी पाठशाला, हर तारा है पढ़ने वाला, दिन में दीप न पढ़ते हैं, ये रात रात भर पढ़ते हैं। थैंक यू। तो चलिए, ये मिनरल सिंह की इच्छा थी कि उनको भी एक कविता पढ़नी है छोटी सी, और ये लोग सेशन वगैरह देखते रहते हैं। मुझे लगता है आपके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो सभी पूरे हो चुके हैं, और अब हम लोग आगे सेशन की समाप्ति पर अपनी तरफ से एक कविता रखेंगे इस देश के प्रति। इस देश के प्रति हम लोग एक कविता रखेंगे और उस कविता के बाद अपने सेशन की समाप्ति करेंगे। आज हमने छोटा सेशन इसलिए रखा क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोगों को चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आए। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो प्रवचन करने वाले लोग हैं मतलब धार्मिक प्रवचन करने वाले जो लोग हैं, वो इस तरीके से इधर इस मधुर भाषा में, इस सरस भाषा में अपनी कथाएं कहते हैं कि वहाँ बैठे हुए आम जन, जो ग्रामीण जन हैं, महिलाएं हैं, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सभी लोगों को भी वो पूरी कथा समझ में आती है। और वो एक प्रसंग को कई बार दोहराते हैं, उसको कई बार बताते हैं आपके सामने। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जो संविधान की, इतिहास की और तमाम दुनिया के जो अलग अलग विषयों की चर्चा हम लोग आपके बीच में कर रहे हैं, हम लोग छोटी छोटी चर्चा करें और उन चर्चाओं पर हम लोग उनका रिवीजन, उनको रिवाइज करते रहें, ताकि वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे समझ में आ जाएं जैसे आप किसी कथा या किसी ऐसे आयोजन में बैठे हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाए। तो हम लोग बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं, हम आराम से कर रहे हैं कि एक बार सुनने के बाद आपको चीज़ें समझ में आए, और उसके बाद आप अगर कहीं से भी बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं तो भी आपको स्पष्ट हो जाए। तो आज हम लोग केवल यही, हमने आपका जो संविधान का अनुच्छेद 63 से जो है आरंभ किया, और 63 से लेकर के हम लोगों ने 73 तक, यानी कुल 11 अनुच्छेदों की केवल चर्चा की। कल हम लोग आएंगे संसद के ऊपर। अक्सर लोग संसद के बारे में जानना चाहते हैं, संसद क्या है, कैसे बनते हैं, क्या काम होते हैं। मुझे लगता है पिछले 2 सेशन में बहुत सारे लोग दिल्ली आए, तो हमने उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की कि भाई आप लोग संसद देख के आइए। हमारे बहुत सारे भाई लोग जो है देश के अलग अलग हिस्सों से आए और उन्होंने संसद का भ्रमण किया। दोनों सत्रों में, पहले नवंबर के जो शीतकालीन सत्र था उसमें गए, उसके बाद अभी जो कुछ लोग बजट सेशन में आए थे, बजट सेशन में भी बहुत सारे लोगों को पार्लियामेंट देखने का अवसर मिला, लेकिन कोरोना के कारण बीच में सेशन जल्दी ख़त्म करना पड़ा और बहुत सारे लोग नहीं देख पाए। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप सब लोगों को भारत का जो पवित्र मंदिर है संसद, वो देखने का अवसर मिले, आप सब लोग उसकी कार्यप्रणाली से उसके बारे में जानें। और अब हम लोग कार्यक्रम के समापन की ओर आज की कविता हम लोग पढ़ते हैं। आपके अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कार्यक्रम के समाप्ति के बाद यशपाल सिंह राजपूत को पहली वाली कविता बड़ी अच्छी लगी थी, चलिए धन्यवाद। तो आज की कविता कुछ इस तरीके से है, अपने देश के बारे में। एक अनजाने देश में जब भी मैं चुप रह जाता हूँ,
एक अनजाने देश में जब भी मैं चुप रह जाता हूँ, अपना मन उल्लास से भरने देश तुझे ही गाता हूँ। ये बेसिकली संदर्भ है, कोई व्यक्ति घर से बाहर कहीं रहता है तो वह जब सोचता है तो अपने देश के बारे में सोचता है। इस एक अनजाने देश में जब भी मैं चुप रह जाता हूँ, अपना मन उल्लास से भरने देश तुझे ही गाता हूँ। कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर गया है और उसको जब अपने भारत की याद आती है तो उसके बारे में एक कविता कहता है कि अपना मन उल्लास से भरने देश तुझे ही गाता हूँ। आगे क्या है देश के बारे में, हमारे देश की जो विशेषताएं हैं उसकी चर्चा कवि ने की है। शुभ्र हिमालय सर हो मेरा, हमारे देश का जो मस्तक है वो क्या है, हिमालय। तो शुभ्र हिमालय सर हो मेरा, सीना बन जाता विंध्याचल। जो विंध्याचल की जो पर्वतमालाएं फैली हुई हैं, आप देखेंगे गुजरात के साइड से लेकर के और झारखंड तक लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे विंध्याचल। उसके बाद शुभ्र हिमालय सर हो मेरा, सीना बन जाता विंध्याचल, नीलगिरी घुटने बन जाते पैर तले तब नीला सागर। दाएं में कच्छ को भर लेता, बाएं मिजो रम भर जाता। यानी मेरा जो दायां भाग है उसमें कच्छ का रण है जो गुजरात में है, और बाएं तरफ मिजोरम और वो सारा क्षेत्र आता है। उसके बाद अपना मन उल्लास से भरने देश तुझे ही गाता हूँ। आप दोबारा से अगर सुनिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि शुभ्र हिमालय सर हो मेरा, सीना बन जाता विंध्याचल, नीलगिरी घुटने बन जाते पैर तले तब नीला सागर। दाएं में कच्छ को भर लेता, बाएं मिजोरम भर लेता, अपना मन उल्लास से भरने देश तुझे ही गाता हूँ। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, श्वासों में तब तेरा समीरण, याद करना, श्वासों में तब तेरा समीरण, धमनी में तेरी ही नवजल। यानी जो मेरी धमनियाँ हैं, इन धमनियों में तेरा ही जल प्रवाहित हो रहा है। देश, ये भारत देश के बारे में है। श्वासों में तब तेरा समीरण, धमनी में तेरा ही नवजल, आँखों में आकाश हो तेरा। यानी जब भी मैं आँखें खोलूँ तो भारत तेरा ही आकाश, यानी भारत देश का आकाश देखूं। कानों में गाती फिर कोयल, श्वासों में तब तेरा समीरण, धमनी में तेरा ही नदजल, आँखों में आकाश हो तेरा, कानों में गाती फिर कोयल। रोम मेरे पादप जाते बन बन कर सज जाता हूँ, रोम मेरे पादप जाते वन बन कर सज जाता हूँ, अपना मन उल्लास से भरने देश तुझे ही गाता हूँ। अंतिम लाइन है, स्मृति में सब भर लेता, स्मृति मतलब यादें, स्मृति में सब भर लेता तेरी थाती महिमा, स्मृति में सब भर लेता तेरी थाती महिमा गौरव, सत तपस्वी त्यागी ज्ञानी, सत तपस्वी त्यागी ज्ञानी, जिनसे जग में तेरा सौरभ। यानी हमारे भारत में जो त्यागी तपस्वी ज्ञानी लोग हैं, जिसके कारण भारत भूमि की महिमा पूरे विश्व में है। स्मृति में सब भर लेता तेरी थाती महिमा गौरव, संत तपस्वी त्यागी ज्ञानी, जिनसे जग में तेरा सौरभ। मैं अपने मन श्रद्धा भरकर हर पल शीश नवाता हूँ, अपना मन उल्लास से भरने देश तुझी को गाता हूँ, देश तुझी को गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस परिचर्चा में शामिल हुए और इस सेशन को आप सभी लोगों ने लाइव सेशन को जीवंत बनाया, इंटरेक्टिव बनाया। बहुत सारी ज्ञान की बातें हम लोगों ने की और रोज़ाना हम लोग इस क्रम को बना के रखेंगे। पद्मेश लोधी जी हैं, उनका कहना है कि ये सारे वीडियो YouTube पर डाल दिए जाएं। मैं तो नहीं डालता हूं, लेकिन लक्ष्य के बहुत सारे स्वयंसेवक हैं, वो सारी की सारी चीज़ें YouTube पर डालते रहते हैं। आप लोग चाहे वहाँ भी देख सकते हैं और ये ID पर रहता ही है। तो चलिए, और इस कविता के साथ ही हम लोग आज की इस चर्चा को विराम देंगे। और जैसा कि आपने पढ़ा है, विराम का मतलब कुछ समय के लिए, जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है विराम करना, कुछ समय के लिए उसको टाल देना, कुछ समय के लिए आराम के लिए रख देना।
तो आज हम लोग इस सेशन को यही समाप्त करेंगे। और कल शाम को मेरा सेशन नहीं हो पाया था, वैदिक सभ्यता पर हमारे ऐतिहासिक पर चर्चा थी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आज शाम को उस सेशन को लेने की, शाम को 7:30 बजे के आसपास। और कल सुबह हमारा जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। आप सब लोग चाहते हैं संसद के बारे में जानना कि एक्चुअली संसद क्या है, किसको पार्लियामेंट बोलते हैं, कैसे बनती है पार्लियामेंट, क्या क्या होता है उसमें, वो सारी चर्चाएं। कल की चर्चा हम लोग थोड़ा लंबी करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार में हम लोग संसद को रिदम में कर लें। तो आप सभी लोग कल की चर्चा में अवश्य समय निकालिए, और ताकि आप लोग पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट्री सेटअप, उसके बारे में जो प्रोविज़न है वो सारी की सारी चीज़ों को आप लोग समझ सकें। तो कल आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा सुबह 8:15 बजे। और आज शाम को अगर आप लोग समय रखते हैं तो 7:30 बजे मिलते हैं। आज शाम को हम लोग अपने इतिहास पर चर्चा को लेकर के आज के सेशन को अब हम लोग समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों ने इस परिचर्चा में भाग लिया, इंटरेक्टिव बनाया, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आभारी हूँ आप सभी लोगों का कि आप 1.5 घंटे 2-2 घंटे का समय शिक्षा और ज्ञान के लिए निकालते हैं। आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग बोर हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बजाय वो वीडियोज़ देखना और मनोरंजन की चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह शुभ संकेत भी है हमारे समाज के लिए। जो हम देख पा रहे हैं, जो हम सोच पा रहे हैं कि हमारे समाज में ज्ञान के प्रति पिपासा बढ़ रही है, लोगों में बौद्धिकता बढ़ रही है, लोगों में समाज के प्रति दर्द बढ़ रहा है, लोगों में समाज के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में समाज को एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन देंगे, समाज के लिए एक दिशा दिखाएंगे, और हो सकता है हमारे समाज में आगे आने वाले समय में एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएँ, बड़े परिवर्तन आएँ। तो हम सभी लोग इस बात के लिए आशान्वित हैं। आप सभी लोग इस परिचर्चा में जुड़े। हरिमोहन राजपूत जी, आपका स्वागत है। जब संसद का नेक्स्ट सेशन आएगा, मानसून सेशन, आप सब लोग आइए दिल्ली, आप सभी का स्वागत है। हम प्रयास करेंगे कि आप भारतीय संसद का दर्शन कर पाएँ और उसकी कार्रवाई को आप देख पाएँ। आप सभी लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।